सबसे पहला क्वेश्चन जो यही उठता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में क्यों बढ़ा रहा है? Qatar, Taliban already has the first office Taliban had was in Qatar. ओके। अगर यूएस नेगोशिएशंस आपको दोहा डील याद होगी जिसमें तालिबान पावर में आया, वो सारी डील जो है वो कतर में हुई थी, दोहा में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो एनजीओज हैं वो किस लिए हैं वहाँ पर, एंड हमारे लिए अगर इंडिया के लिए कंसर्न आता है तो वो नेपाल के साथ भी हमारा यूपी का बॉर्डर एंड बिहार का बॉर्डर और उत्तराखंड का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, जिसमें शायद ये देखा जा रहा है कि कन्वर्जन जो रेट है वहाँ पे इन्फ्लुएंस करके बढ़ाया जा रहा है, एंड इसमें पर वो एजुकेशन और ये सब भी प्रोवाइड करते हैं और जिसका फंडिंग टर्की देता है। कि नेपाल का तेरा ही रीजन, वहाँ पे पिछले 40 साल से बहुत कंसर्वेटिव इफेक्ट चल रहा है ऑफ कन्वर्जेंस एंड ऑफ ओके। सेटलिंग मुस्लिम्स राइट ऑन द इंडियन बॉर्डर। तेराई रीजन में मुस्लिम पॉपुलेशन इन अबाउट 1993 वाज अबाउट 3%। आज की डेट में इट्स 96%। एग्जाम्पल अगर टर्की हो गया, पाकिस्तान, तो एक इंडिविजुअल को या फिर कोई भी इंडियन है वहाँ का सिटीजन बेसिकली, तो वो हमेशा उसको एज एन राइवलरी ही देखकर चलेगा। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 में ये न्यूज़ आई थी कि कांग्रेस का वहाँ पर उनकी खुद की पार्टी का ऑफिस है। तो ये कोलैबोरेशन जो बिजनेसेस की आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान में हम्म। नहीं, इंडिया में भी है। आपने देखा होगा इंडिया में पिछले कई सालों से एक्सपर्ट आया होगा टर्किश कारपेट्स का। हाँ, आइसक्रीम। टर्किश आइसक्रीम तो चलो ठीक है, इट्स टर्किश हम्म। कारपेट्स का। यू हैव ओके। फैक्ट्रीज व्हिच आर मेकिंग टर्किश कारपेट्स। ये जो आप कोलिजन देखते हो विद इन दिस स्मॉल बिजनेसेस एंड ऑल दैट, दिस इज ऑल बेसिकली राउटिंग, टेरर फंडिंग एंड हवाला फंडिंग। आप पैसा कैसे घुमाओगे ना? ऑपरेशन सिंदूर में मैक्सिमम ड्रोन्स पाकिस्तानीज हैव वर द टर्किश। हाँ, इवन We even destroyed their the plane we destroyed in Noor Khan Airbase. Three Turkish people died. The day we struck, that is the day that flight had come from Turkey. They were unloading it. When we struck it, we hit the aircraft and we hit their men. हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट्स वॉर रूम पॉडकास्ट। मैं हूँ रानू सिंह एंड हमारे साथ हैं राजा मुनीर सर। Hello, हेलो सर। सो टुडे सर वी गोना डिस्कस अबाउट टर्की का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बीट पाकिस्तान से तो काफ़ी पता ही है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश में भी और सरप्राइजिंगली नेपाल में भी दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो यही उठता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में क्यों बढ़ा रहा है? See, every country will try to keep their influence in other region. हमेशा आप जियोपॉलिटिक्स में देखोगे, इंडिया भी तो ग्रीस के साथ कर रहा है, टर्की और ग्रीस के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। ओके। हमारा भी जो रिलेशनशिप है ग्रीस के साथ, दैट टर्की डजंट लाइक। बट टर्की आज से नहीं कर रहा है, टर्की काफ़ी सालों से कर रहा है। इनफैक्ट जब से एर्दोगन पावर में आया 2003-2004, तब से आप देखोगे कि टर्की जो है अपना इन्फ्लुएंस जो है जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें ज़्यादा एग्जर्ट कर रहा है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि जो टर्की है वो बेसिकली अरब कंट्रीज का या मुस्लिम कंट्रीज का मसीहा और बेसिकली एक सबसे ज़्यादा सुपीरियर बनना चाह रहा है उन नो, सबके इट्स नॉट बीच। बीइंग अ मसीहा ऑफ अरब कंट्रीज। देखो, टर्की और अरब कंट्रीज में बहुत राइवलरी है, ठीक है? तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट राइवलरी टर्की जो है, अगर आप टर्की को देखोगे जब से एर्दोगन आया है, उसने जो ऑटोमन एम्पायर था वर्ल्ड वॉर से पहले, वर्ल्ड वॉर वन में वो ऑटोमन एम्पायर ब्रोक इन हाँ वर्ल्ड हाँ। वॉर वन। ऑटोमन एम्पायर का जो एक उसने वो खलीफा का जो विजन था कि टर्की वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, द खिलाफत जो थी वो टर्किश हैंड्स में थी, राइट? अर्दोगन हैज़ एनविजन कि टर्की को जो है वापस उस जगह पे ले जाना है जहाँ पे टर्की जो था वो वर्ल्ड वॉर वन से पहले था। सो दैट स्ट्रॉन्ग country, that strong empire, what Ottoman was, Turkey deserves to be among the Muslim nations. You also have to understand historically, जब टर्की को आप देखते हो, Turkey is something which has written, you can say the Muslim history out of 1400 years, about 1200 to 1200 to 1100, 1200 years जो उसमें से हैं, that has been extensively written by the Turkish rulers. The Arabs wrote the Muslim history for first 300 years. Then the Turks took over, right? Okay. You saw Mongol, you saw everybody, lineage after lineage Turkey. So आज की डेट में अगर आपको मुस्लिम ब्रदरहुड का आइडिया है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो उनका एक ग्लोबल एनविजन है, राइट, ऑफ यूसर्पिंग पावर इन मुस्लिम कंट्रीज एंड मेकिंग कंट्रीज जो जैसे इंडिया है डेमोक्रेटिक है, अमेरिका है,
जिस शरिया जिसको आप बोलते हो, अब इजिप्ट से तो उनको निकाल दिया, इजिप्ट से वो शुरू हुआ था मुस्लिम ब्रदरहुड का जो आप कह सकते हो बर्थ है वो इजिप्ट से था, बट इजिप्ट में वो रूल नहीं कर पाए, सिसी वाज Okay. टुक ओवर. So Hosni Mubarak के after ousting Hosni Mubarak, so Turkey जो है that is primarily a country which backs Muslim Brotherhood, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो अरब वर्ल्ड में बैन है. Okay. सऊदी, यूएई, दुबई, ये सारा जितना रीजन है यहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो कम्प्लीटली बैंड है. वहाँ क्यों बैंड है? Because they see them as a threat to their own power. तो monarchs see Okay. Muslim Brotherhood as the biggest threat. ठीक है, तो उन्होंने उनको बैन किया हुआ है. So it's countries like Qatar, countries like Turkey जिन्होंने उनको शर्म दी हुई है. और Okay. मुस्लिम ब्रदरहुड का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर आप कह सकते हो आज की डेट में, they were operating out of UK also. ठीक है, जो है वो टर्की से चलता है. सो दैट इज़ वाई टर्कीज इन्वॉल्वमेंट इन बांग्लादेश, इन पाकिस्तान, इन अफ्रीकन कंट्रीज, आप देखोगे कि ये जो है ये अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इसलिए एक्सर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते जो वहाबिज्म सऊदीज ने स्टार्ट किया था आज से 25 साल 30 साल पहले, ऑल दीज, जिसका फिर हमने फिर अफगान वॉर का अफगान जहाद जिसको बोलते हैं उसमें सऊदीज की इन्वॉल्वमेंट थी. उसके बाद जो 90s का पीरियड था, दिस ऑल तालिबानाइजेशन, अलकायदाइजेशन जो है आती है मुस्लिम ब्रदरहुड से है. ISIS, इट कम्स फ्रॉम मुस्लिम ब्रदरहुड. Okay. But it was Saudi who was trying to exert its influence. But जब साउदीज को ये लगा कि it is not paying them geopolitically, it is not working for them geopolitically, वो पीछे हो गए. And now it's the rivalry between the Arab world and the Turkish world. Basically, Arabs and Turks have always been rivals. Okay. And this is the rivalry between the Arabs and the Turks. जो आप देख रहे हो कि Turks जो हैं अपना influence जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशिया में कई कंट्रीज में जो है वो थ्रू मुस्लिम ब्रदरहुड बढ़ाने की कोशिश करता है. ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि पहले जो अभी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की पीस टॉक्स अभी हुई हैं जिसमें अभी उन्होंने सीज़ फायर के कंक्लूजन पे वो अभी आए हैं, तो इसमें सबसे पहला डिस्कशन जो हुआ था उनकी पीस टॉक्स का वो हो रहा था कतर एंड दोहा में, फिर वो टर्की में भेजा गया, सेकंड राउंड इस्तांबुल में. ओके, तो वो कतर ने क्यों इंटरेस्ट शो किया अपना? कतर, तालिबान ऑलरेडी हैज द फर्स्ट ऑफिस तालिबान हैड वाज इन कतर. ओके. अगर यूएस नेगोशिएशंस, आपको दोहा डील याद होगी जिसमें तालिबान पावर में आया, वो सारी डील जो है वो कतर में हुई थी, दोहा में हुई थी, राइट? सो तालिबान इज ऑलरेडी हैज फॉरेन ऑफिस इन कतर which is working. Second thing is, why did they move from Qatar to Turkey? Because then the Muslim Brotherhood, which backs the Afghan government equally, the Taliban equally, would have been more of a stakeholders in that dialogue. अगर आप देखोगे आज जो स्टेटमेंट आया है उसमें ये लिखा है कि टर्किश ऑफिशियल्स, कतर ऑफिशियल्स, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, क्योंकि कतर में the Pakistanis were not able to talk, the Qataris were not able to exert an influence beyond a point on Pakistan or on Afghanistan. So second round was shifted because of the same very reason of Muslim Brotherhood being a stakeholder in those talks. ओके. अब अगर हम लोग नेपाल के इन्फ्लुएंस में बात करें कि वहाँ पे भी टर्की का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो उसमें ना वहाँ की दो NGOs भी हैं जिसका नाम है बेसिकली IHH, फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, एंड TIKA, टर्किश कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो NGOs हैं वो किस लिए हैं वहाँ पर, एंड हमारे लिए अगर इंडिया के लिए कंसर्न आता है तो वो नेपाल के साथ भी हमारा यूपी का बॉर्डर एंड बिहार का बॉर्डर और उत्तराखंड का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, जिसमें शायद ये देखा जा रहा है कि कन्वर्जन जो रेट है वहाँ पे इन्फ्लुएंस करके बढ़ाया जा रहा है, एंड इसमें फिर वो एजुकेशन और ये सब भी प्रोवाइड करते हैं और जिसका फंडिंग टर्की देता है. Okay, let me explain this in two parts. First about these two NGOs. अगर आप IHH की हिस्ट्री पढ़ोगे, IHH not only operates from Turkey, it operates from US. Okay. ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका लिंक पाकिस्तान की ISI से भी है. इक्वल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की ISI के साथ है. इनका डायरेक्ट लिंक मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ है. इनमें साउदीज भी इन्वॉल्व हैं, इनमें टर्क्स भी इन्वॉल्व हैं, इनमें कतरीज भी इन्वॉल्व हैं. सो ये वो NGOs हैं जिन्होंने वर्ल्ड ओवर, जैसे आज आप यूके की बात करते हो कि यूके हैज़ बीन इस्लामाइज्ड, बहुत बड़ा हाथ है इन NGOs का उन चीज़ों में.
इट इज़ नॉट ओके टीका, इट इज़ मोर IHH, क्योंकि IHH एक ऐसी ग्लोबल बॉडी है मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बेसिकली जैसे आप मानो जमातुल दावा है लश्कर तैयबा का, इट कॉल्स इटसेल्फ अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बट इवन जोशुआ प्रोजेक्ट क्रिश्चियनिटी के बाद जो हाँ, बेसिकली जोशुआ कन्वर्जन का प्रोजेक्ट है, ठीक है बट आई एम गिविंग, क्योंकि जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को नहीं पता होगा, बट जमातुल दावा हाँ के बारे में हर ऑडियंस को पता हाँ होगा। इट्स अ चैरिटी विंग ऑफ लश्कर तैयबा। ओके सेम वे IHH इज a body where आप देखोगे कि your Indian left liberals also go in their these things in their seminars they hold. They ओके talk about world peace, they talk about brotherhood. Basically, they infiltrate you with all those ideas. But at the back of their working is a complete Islamized mindset and an Islamic idea of changing every country into an Islamic country. ओह So UK में they were very powerful. US में they are very powerful. They are working in US. IHH works. IHH में आप क्या मुज़म्मिल अय्यूब ठाकुर जैसे लोग जो हैं वो बैठते हैं. ISI की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है. गुलाम नबी फ़ाय जैसे लोग बैठते हैं जिनकी कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट थी. सो ये अगर आप टर्की में, अगर आप आज की डेट में, ये इसलिए टर्की से हम इनको बोलते हैं कि दे आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ टर्की बिकॉज टर्की इज द सेंटर ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड एट द मोमेंट. सो ऑब्वियसली Okay. टर्किश इन्फ्लुएंस इज देयर. जब सऊदीज ने मुस्लिम ब्रदरहुड का फंड कट कर दिया तो इनकी जो अल्टरनेट फंडिंग है वो टर्की ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. सो दे हैव बीन वर्किंग, बिकॉज देखो इसमें सऊदीज भी इन्वॉल्व थे, टर्क्स भी इन्वॉल्व थे, जैसे मैंने कहा कि सारे इन्वॉल्व थे. बट जितना स्पेस सऊदी छोड़ते गए उतना स्पेस टर्क्स पकड़ते गए. सो Okay. टर्की जो है उसने इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ. आज की डेट में इट रन्स फ्रॉम टर्की. ये कश्मीर पे भी करते हैं कॉन्फ्रेंसेस, हाँ ठीक है. इवन यूएन में पूरा ये सपोर्ट UN करते में हैं support पाकिस्तान करते का हैं. स्टैंड लेके. ये OIC में लॉबिंग करते हैं, ये US के अंदर लॉबिंग करते हैं. तो इनके मल्टीपल रोल्स है. विद इन US ये मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए लॉबी करते हैं. Okay. क्या नाम है उस सेनेटर का, वो सोमाली जो है, फॉरगॉट हर नेम, दैट इथियोपियन, आई थिंक शी इज नो दैट सोमालियन सेनेटर फ्रॉम US, जिसका डोनाल्ड ट्रम्प जिसको बोलता है कि इसको वापस भेजो. I'll just get her name अभी थोड़ी देर में. I just forgot ठीक है. her name. Look at her. She was in Pakistan openly, talking about against Kashmir, for Kashmir, against India. So they are basically not only a lobby group, but they're also a pressure group. They're also a humanitarian group, so-called humanitarian, हाँ right? So इनका जो ये काम है, इनका यही काम है, and that is why they see an opportunity in Bangladesh. They are in Bangladesh. Now नेपाल की जहाँ तक बात आती है, you have to understand जो आपका ये आपका जो जिसको हम तेराई रीजन बोलते हैं, राइट, जो नेपाल का तेराई रीजन है, वहाँ पे पिछले 40 साल से बहुत कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है ऑफ कन्वर्जेंस एंड ऑफ Okay. सेटलिंग मुस्लिम्स राइट ऑन द इंडियन बॉर्डर. ओके तेराई रीजन में मुस्लिम पॉपुलेशन इन अबाउट 1993 वाज अबाउट 3%. आज की डेट में इट्स 96%. सो द डेमोग्राफिक चेंज हैज बीन कंप्लीटली डन. देयर आर thousands of illegal madrasas running there. They have huge amount of funding coming in. These are the people then who come and they are teaching the जिसको हम वहाबी इस्लाम बोलते हैं, या ये जो आप देखते हो, ये this whole thing in UP जो आप देख रहे हो, जो change आप UP में देख रहे हो, this all is interpolable. मैंने इस पे एक पेपर लिखा था इंडिया फाउंडेशन के लिए. I've written a paper on this. तो आप ये देखो कि इसमें जो है दे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लेकर क्रॉस बॉर्डर डिस्टर्बेंसेस जो है, तेराई रीजन वैसे भी हमेशा से इंडिया के लिए बड़ा नोटोरियस रहा है. चाहे फिर वो करीम टुंडा था लश्कर तैयबा का, चाहे फिर वो खालिस्तानी थे जो नेपाल भागते थे, तेराई इज द रीजन जहाँ पे वो शरण लेते थे. इसीलिए वो इट्स अ हब, उसी को इट्स अ रेडिकल टारगेट हब. और ये रेडिकल हब जो है, इधर से ही फिर ये कोशिश करते हैं कि जैसे आपने यूपी में राइट्स देखे, उनके पीछे एक रीजन है. बरेली में हमने राइट्स देखे. दे हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन दिस साइड. सो इनका सोल पर्पस है जो इंडियन मुस्लिम लिविंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर है, उनको रेडिकलाइज करना. हाँ, And जो they पूरा have been- ब्रेन वॉश किया जाता है हाँ. वहां से. सो ये तेराई रीजन जो है, इसलिए आप इधर देखोगे कि टर्की का जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर भी है. टर्की यहाँ पर भी मस्जिदों को फंड कर रहा है क्योंकि सऊदी ने जो है वो फंडिंग रोक दी है. सो जहाँ जहाँ सऊदी ने फंडिंग अपनी कम की है, वहाँ टर्की ने पैसे देने शुरू किए हैं. वहाँ कतर से पैसे आते हैं. ओके. बोथ कतर एंड बोथ टर्की. और अगर सबसे
बेसिकली अगर किसी भी नेशन की किसी से भी नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर टर्की हो गया पाकिस्तान, तो एक इंडिविजुअल को या फिर कोई भी इंडियन मतलब है वहाँ का सिटीजन बेसिकली, तो वो हमेशा उसको एज एन राइवलरी ही देखकर चलेगा। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 में ये न्यूज़ आई थी कि कांग्रेस का वहाँ पर उनकी खुद की पार्टी का ऑफिस है। Yeah, they have an office in Turkey. आज भी है। Yeah, they have an office in Turkey. I think they closed down very recently. They had an office in Turkey. ओके। The reason for their office in Turkey was because अगर आप कांग्रेस का देखोगे, इसमें straight collusion है with Muslim Brotherhood, right? They had an office because they could coordinate things, जैसे अब शाहीन बाग हुआ दिल्ली में, right? Orchestrated था. Delhi riots आज पुलिस ने कोर्ट में सीधे बोला was solely aimed at regime change. ओके। They have given, Delhi police has given an affidavit to the High Court today of Delhi today, saying that they, the 2020 riots in Delhi were aimed at regime change. Right? आप देखो जो ये अदरिंग ऑफ मुस्लिम्स है, जो कांग्रेस ये कार्ड खेल रही है विक्टिमाइजेशन का या अपीसमेंट का, जिसको आज की डेट में बोलते हैं, या द वे कांग्रेस इज बिहेविंग, दिस इज सोली डायरेक्टेड समवेयर विद एन अंडरस्टैंडिंग विद मुस्लिम ब्रदरहुड. Okay. That you consolidate the Muslims of India behind us and we will deliver what you want us to deliver, which is whatever it is. Many people don't even know about this. Many people don't know about this. देखो, that is what they do. आपने पाकिस्तान की बात की. Under Imran Khan, if you remember, पाकिस्तान के रिलेशन सऊदी से बहुत ख़राब हो गए थे. इतने ख़राब हो गए थे कि सऊदीज़ ने उनसे एक हफ्ते में पैसे वापस मांग लिए थे. $2 billion जो उनको चाइना से लोन लेकर इमीडिएटली सऊदी को वापस करना पड़ा था. Right? The reason behind that was Imran was more aligned towards Turkish and the Ottoman Empire and the Khilafat idea. Oh. Right? अगर आपको अर्तुगरुल series याद होगी, हाँ. It was just a series. It was a psyop on Muslim minds, especially on Indian subcontinent and South Asian mind, क्योंकि वैसे इनको confusion बहुत है कि who our ancestors are. Okay. Right? Pakistan had the same thing. So everything thought we are a Turkish, हमारा descendancy जो है वो Turkish से. That is why we say कि Pakistan every 6 months changes his father. Okay. कभी अरब हो जाता है, कभी टर्क हो जाता है, कभी ईरानियन और पर्शियन हो जाता है, कभी कुर्दी हो जाता है, कभी कोई भी हो जाता है. So that was basically to influence the mind of Muslims in the subcontinent, saying that your lineage belongs to this side, your lineage and your allegiance doesn't belong to this country. It was to whitewash their history with a concocted history. That is what Ertugrul was. That is what it was aimed at. नाइस. एंड अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें और टर्की की, तो उसमें एक जो चीज़ दिखाई दे रही है, वो जो टर्की है वो वहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व है. एंड उनकी जो इकोनॉमी में मतलब बी एजुकेशन एसएमई सेक्टर्स हो या बिजनेसेस में भी कोई भी हो, तो उसमें हर चीज़ में बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन से भी वो अपना कोलैबोरेशन रखते हैं. देखो, ये कोलैबोरेशन जो बिजनेसेस की आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी है. ओके. आपने देखा होगा इंडिया में पिछले कई सालों से एक्सपर्ट आया होगा टर्किश कारपेट्स का. हाँ. आइसक्रीम. टर्किश आइसक्रीम तो चलो ठीक है, इट्स कुजीन. टर्किश कारपेट्स का. You have factories which are making Turkish carpets. ये जो आप collusion देखते हो within this small businesses and all that, this is all basically routing terror funding and hawala funding. आप पैसा कैसे घुमाओगे? You need small legitimate businesses to make money. Okay. Right? तो ये सारा जो पैसा है, ये मैक्सिमम पैसा फॉर, जैसे मैंने कहा कि 2 नंबर फंडिंग के लिए आता है, चाहे फिर वो टेरर फंडिंग है, चाहे वो रिजीम चेंज फंडिंग है, चाहे फिर वो फंडिंग फॉर रेडिकलाइजेशन है. राइट? क्योंकि अगर आप 1 नंबर से पैसा भेजोगे तो आपकी सारी एनजीओ जो है वो फंस जाएंगी, वो ट्रैप में आ जाएंगे. तो आपको ये पैसा आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सो यू विल ओपन दी स्मॉल बिजनेस प्लेसेस. आप दिखाओगे कि हमारा स्मॉल बिजनेस है, हम टर्की से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारा टर्की के साथ कोलैबोरेशन है, हमारे टर्किश क्लाइंट्स हैं. इन रियलिटी द ट्रूथ इज कि आप शायद टर्की से जो चीज़ आप यहाँ 4,000 रुपये में बेच रहे हो, वो शायद आप टर्की आपको 100 रुपये में दे रहा होगा, बट वो बिल आपको कर रहा होगा, you will be billing them 4,000 or 5,000. So they will be sending you that. So it's an economy basically. इसके पीछे एक इकोनॉमिक प्लान होता है. Okay. जिसको हम बोलते हैं कि अब एनजीओ को FCRA आता है, ये FCRA को मिसयूज करते हैं, बट ये जो है इसको हम हवाला पैसा कहते हैं. दिस इज द हवाला मनी विच इज यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, कोवर्ट, ओवर्टली,
regime changes, influences, radicalization, funding, terror, everything. This is how this money is spent. That is why you will see a lot of small businesses in Pakistan using Turkey money, because that is Okay. how they get the Turkish money. FATF से आप कैसे बचोगे, टेरर फंडिंग से आप कैसे बचोगे पाकिस्तान में? So आप ये these small businesses आप खोलोगे, and you will show कि it's a one number business. Also, is Turkey is very interested in our maritime coastal areas, जहाँ से हम लोगों को काफी logistic and ये सब. Obviously, because the idea is to weaken India. Okay. So if your enemy's idea is to weaken India, he will try to do it everywhere, from land, from sea, and if possible from air. Now, Operation Sindoor, mein the maximum drones Pakistanis had were the Turkish drones. हाँ, even We even destroyed their the plane we destroyed at Noor Khan Air Base. 3 Turkish people died at. The day we stuck, that is the day that flight had come from Turkey. They were unloading it. When we stuck it, we hit the aircraft and we hit their men. Turkey is not going to say that, but that is the reality on the ground. So obviously they will. इवन अब बांग्लादेश में भी उनका काफी ज्यादा डिफेंस जो एक्टिविटीज हैं वो देखी जा रही है. इवन See, it's not a बहुत ज़्यादा defense activity. I mean, at the end of the day, बांग्लादेश के पास उतना है नहीं कि वो ज़्यादा defense activity कर सकता है. But yes, Turkey is giving them something to, जो उनके anti-aircraft, anti-aircraft defense जो है. हाँ, एक्सरसाइजेस ठीक है, एक्सरसाइज तो ठीक है, वो कर रहे हैं, वो करते रहते हैं, बट टर्की इज सप्लाइंग देम विद एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम. जैसे पाकिस्तान के पास HQ-9 है चाइना का, टर्की उनको अपने दे रहा है, राइट? ओके, लेट्स सी कितना ले लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट इंक्रीजिंग योर इन्फ्लुएंस थ्रू डिफेंस इक्विपमेंट्स, मेकिंग दैट कंट्री डिपेंडेंट ऑन इन मैटर्स ऑफ डिफेंस. और सर अगर देखा जाए तो अब दिस विल बी एंड क्वेश्चन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमेशा से इंडिया प्रिपेयर्ड रहता था वो चाइना के लिए प्रिपेयर्ड रहता था इस रीजन में, क्योंकि इनके जो इन्फ्लुएंस, जो इनकी फ्रेंडशिप थी बांग्लादेश और पाकिस्तान से, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. बट अब तो चलो उसको तो इंडिया रेडी था और हमेशा से वो प्रिपेयर्ड कर लिया था कि इसके साथ अगर कभी कुछ होता है तो चाइना से कैसे डील करना है. बट अब जो टर्की भी आ गया है तो टर्की से इंडिया ने कैसे प्रिपेयर कर रखा है? देखो, यू डोंट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट डीलिंग विद चाइना इन आइसोलेशन. ठीक है, China, Turkey, Pakistan, Iran axis has always been active against us. And when we see China, China is obviously the biggest of them all. But when we are doing our threat, जिसको आप threat perception बोलते हो या threat evaluation बोलते हो security terms में, right? जब आप वो करते हो तो you're always factoring in the picture of China, Turkey, Pakistan, Iran all the time. Okay. Iranians के साथ you have a hot cold relationship. ठीक है, Chabar we are operating. But Pakistan, Turkey and Iran, China, these 3 countries you always take into one block, and always when you do your threat evaluation, you're always working on them. So it is not that Turkey has just come in and suddenly they have arrived. We have always been wary of Turkey, what Turkey has been doing. जम्मू एंड कश्मीर में टर्की का आप देखो, OIC से लेकर UN तक लेकर, अर्दोगान UNGA तक लेकर, it's always been Turkey which has been backing Pakistan on Kashmir issue. ठीक है, so we are already aware of this Turkish threat, we are already dealing with this Turkish threat. ऐसा नहीं है कि हमसे अभी हमारे लिए मुसीबत खड़ी हुई है. अब ये है कि क्योंकि dynamics of Bangladesh has changed. So they are visible now. Otherwise, not only humanitarian organizations, but ISI and Turkish intelligence are together working in Bangladesh. Okay. There are very credible reports that Turkish intelligence is present along with ISI in Bangladesh. So these threats have always been there, and we have been mitigating these threats. Okay, so we don't have to worry about these things. No, we don't have to worry about it. But then, more than worrying, I think, we have to act upon things. And in national security, we don't worry too much. We act about, you have to preempt your threats. You can't wait for your threats to knock on your door for you to act on it. So I think we're very preemptive in that step. We are aware of it. So we'll deal with it. Okay. Sir, वैसे हम लोग इस प्रॉब्लम से डील कैसे कर रहे हैं बेसिकली इंडिया? See, there are many ways to deal with it. As जो मैंने शुरू में आपको बोला कि one is if Turkey is needling us here, we needle them back in Greece. Okay. Right? So
try to create an equal kind of you can say pressure point or something of some sort. And अभी with पीएम मोदी की recent visit भी थी yeah, so Cyprus. so अगर आप Azerbaijan और Armenia का conflict देखोगे, the Turkish were asking the Azerbaijans, we were supplying weapons to Armenia. So this war is not fought in a way where there are different ways to deal with it. Most of them dealing happens outside your territory. Okay. So if they are near somewhere playing with us, we also are playing with them somewhere. That's how it works. Okay. Yeah. Nice. ओके सो ऑडियंस लेट अस नो कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप सर से भी डायरेक्ट पूछ सकते हो उनकी आईडी पर विजिट करके राजा मुनीब सर की आईडी और ट्विटर पे अकाउंट है एंड यूट्यूब पे भी उनका पर्सनल चैनल है तो आप वहाँ पर उनसे विजिट करके पूछ सकते हो इवन कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो एंड आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में तब तक के लिए थैंक यू